स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दोस्तों, रविवार यानी 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में हालात तेज़ी से बदले। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। तालिबान के काबुल पर कब्ज़ा करने के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग चुके हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति गनी, उनकी पत्नी, सेना के आला अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद की तरफ रुख कर गए हैं। लेकिन खबर यह है कि ताशकंद ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया है। फिलहाल वो ओमान की तरफ गए हैं। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण में है, कब्जे में है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका और भारत समेत ज़्यादातर देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने नागरिकों और कर्मचारियों को निकालना भी शुरू कर दिया और ज़्यादातर देश अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद कर रहे हैं। लेकिन चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान ने काबुल में अपने दूतावास बंद नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि तालिबान ने भी काबुल पर कब्जा और फतह का ऐलान करते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, शांतिपूर्ण है और कहीं भी कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। एक दूसरे वीडियो में तालिबान के एक नेता दावा कर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने और उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का समय आ गया है। इसी वीडियो में तालिबानी नेताओं के साथ बैठे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि अब आजमाइश का वक्त है, यानी इम्तिहान का वक्त है। हम सारे देश में अमन लाएंगे। हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जहां तक बन पड़ेगा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम जिस तरह तक यहाँ पहुँचे हैं हमें उसकी कतई उम्मीद नहीं थी और जिस मुकाम पर हैं उसकी भी उम्मीद नहीं थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर तालिबान हैं कौन और एक बार फिर से लोगों को हैरान करते हुए, पूरी दुनिया को हैरान करते हुए कैसे उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपनी सरकार बनाने के वो मुकाम पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान से 20 सालों के टकराव के बाद शक्तिशाली अमेरिका अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है। आने वाली 11 सितंबर 2021 तक लगभग अमेरिका की पूरी सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली जाएगी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी शक्तिशाली देश को अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी हो। इससे पहले महाशक्तिशाली सोवियत संघ को भी अफगानिस्तान में 1990 में हार का सामना करना पड़ा था। साल 1978 में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। तब से लेकर आज तक अफगानिस्तान में जंग के नाम पर द ग्रेट गेम चल रहा है। ये ग्रेट गेम एक ऐसा खेल जिसमें जीत का लालच भी रहता है और हार का जोखिम भी हर वक्त बना रहता है। इसी को कहते हैं द ग्रेट गेम। ख़ास बात यह है कि जिस वक्त सोवियत रूस अफगानिस्तान में बढ़त बनाने में जुटा हुआ था उस वक्त अमेरिका भी रूस को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में अकेले दम से सोवियत सेना से भिड़ना नहीं चाहता था और यही वजह थी कि समय के साथ साथ सोवियत संघ अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर आए दिन कब्जा करता जा रहा था। रूस ने अपना दबदबा बनाते हुए अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार बैठा दी थी। लेकिन लोगों को जो उम्मीदें रूस समर्थित सरकार ने दिखाई थीं वो पूरी नहीं हो सकी, बल्कि रूस समर्थित सरकार की वजह से ही अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया। लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। देश में फैले इस भयंकर भ्रष्टाचार की वजह से अफगान लोगों ने सोवियत संघ की कठपुतली सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। सरकार में बैठे अपने दोस्तों को बचाने के लिए ही एक बार फिर दिसंबर 1979 में रूस ने अफगानिस्तान की सीमा में अपना कदम रखा ताकि वहां पर मौजूद कठपुतली सरकार को सत्ता में बनाए रखें। रूस ने यह कदम ये सोचकर बढ़ाया था कि 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सरकार में सत्ता में वापस बैठा दिया जाएगा।
लेकिन खेल लंबा खिंच गया, काफ़ी लंबा, करीब 10 साल लंबा। अफ़गानिस्तान में रूस का सामना हुआ अमेरिका के हथियारों से लैस मुजाहिदीन से, जिन्हें पाकिस्तान सेना के शिविरों में ट्रेनिंग मिली थी। वो अचानक निकलते, हमला करते और फिर पहाड़ियों में गुम हो जाते, यानी गुरिल्ला वॉर। हज़ारों सैनिकों की जान गंवाने के बाद आखिरकार बिना कुछ हासिल किए 1988 में रूस ने अपनी फ़ौज वापस बुलाना शुरू कर दी और 1 साल के अंदर ही अफ़गानिस्तान छोड़ दिया। 1990 की शुरुआत में रूस जिस वक्त अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहा था, उस वक्त देश में चारों तरफ बदहाली थी, बेरोज़गारी थी, सरकारी भ्रष्टाचार था और भयंकर गृह युद्ध जैसे हालात थे। तमाम ताकतवर कमांडरों की अपनी अपनी सेनाएं बन गई थीं, सब देश की सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे और ऐसे में देश में पहले भयंकर गृह युद्ध से निजात दिलाने के नाम पर ही 1990 में तालिबान नाम के संगठन की नींव पड़ी। तालिबान, जिसका हिंदी में मतलब होता है विद्यार्थी या छात्र। शुरुआत में तालिबान उत्तरी पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में प्रमुखता से उभरा। इसके बाद धीरे धीरे तालिबान बेहद ताकतवर होता चला गया। देश की सत्ता पर कब्जा करने और अफगान जनता को भ्रष्टाचार और गृह युद्ध से सुरक्षा दिलाने के नाम पर उसने भी दूसरे लड़ाकों से जंग छेड़ दी थी, जिसमें उन्हें देश के लोगों का समर्थन और हर मोर्चे पर जीत मिल रही थी, क्योंकि गृह युद्ध से लोग बुरी तरह से प्रभावित थे और सुरक्षा उनके लिए बड़ा मसला था। अफगानिस्तान में तालिबान को जनता का समर्थन तो था ही, साथ में उसे अमेरिका से हथियार और पाकिस्तान से प्रशिक्षण भी मिल रहा था, ट्रेनिंग मिल रही थी। तालिबान के बारे में नई बात यह हुई कि उसकी जो इस्लामिक विचारधारा थी वो इससे पहले अफगानिस्तान में नहीं सुनी गई थी, लेकिन क्योंकि वो युद्ध से परेशान अफगानिस्तान के लोगों को शांति और स्थायी हुकूमत दे रहे थे, इसलिए तालिबान को स्थानीय कबीलों का भी साथ मिलने लगा। शुरुआत में तालिबान अफगानिस्तान में जहां भी जाते जश्न का माहौल हो जाता था। 1996 आते आते तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। सत्ता में आने पर तालिबान ने पहला काम किया कि उसने राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी दे दी। इसके बाद जल्दी ही तालिबान ने अपनी पुलिस का गठन करके देश में अपना निज़ाम कायम करना शुरू कर दिया था। अगले कुछ साल अफगानिस्तान के पूरी तरह से तालिबान के नाम रहे। तालिबान ने मज़हब का सहारा लेकर अपनी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी कि उसने पूरे अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण कर अपनी सरकार बनाई। अफ़गानिस्तान में तालिबान की तब की सरकार को सबसे पहले पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा 2 और देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान की सरकार को स्वीकार कर लिया था। लेकिन 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा ने हमला कर दिया। अमेरिकी जांच में पता चला कि इन हमलों की साजिश रचने वालों में से एक हमले के मुख्य संदिग्ध उसामा बिन लादेन और अल-कायदा के लड़ाकों ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से शरण ले रखी। अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी कि या तो इन हमलावरों को उसके हवाले कर दें या फिर अमेरिकी हमले झेलने के लिए तैयार रहें। लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, यानी उसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर नाटो के सहयोग से हमला बोलने का फरमान दे दिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। अमेरिकी हमलों की वजह से तालिबान ने सत्ता के साथ साथ लोगों का समर्थन भी गंवा दिया था। लेकिन इससे तालिबान का पूरी तरह से खात्मा हुआ था ये कहना गलत होगा। अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा होने के बाद बहुत से तालिबानी लड़ाके अपने अपने गांवों और कबीलों में वापस चले गए थे। अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी, इसके लिए अमेरिका ने तालिबान विरोधी लड़ाकों को
अफ़गानिस्तान में हथियार मुहैया कराना शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि तालिबान कमांडरों के ख़ात्मे के नाम पर अफ़गानिस्तान में जुल्म होने लगा। अफ़गानिस्तान के ताकतवर तालिबान विरोधी लड़ाकों ने पश्तूनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर पश्तून लोग तालिबान के साथ थे। वो अमेरिका या नाटो सैनिकों का इंतज़ार करने की बजाय खुद ही हमला करके लोगों को मारने लगे। नतीजा ये हुआ कि तालिबान कमांडरों के नाम पर आम लोगों को मारा जाने लगा। जिसे भी ज़मीन हड़पनी होती या किसी महिला से शादी करनी होती थी तो वो इसका विरोध करने वालों को तालिबानी कहकर मार देता था। कई बार लोगों की शादी या बारातों को भी तालिबानी काफिला या तालिबानी महफिल कह दिया जाता, जिसके बाद अमेरिकी विमान ऐसे कई काफिलों पर बम गिराकर हज़ारों लोगों की मौत की वजह बन जाते थे। इसी तरह के हमलों की वजह से तालिबान 2 दशक तक बैकफुट पर चले गए, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हुए थे, ना कमज़ोर हुए थे। पश्तूनों को लगा कि उनका तो इस देश में कोई है ही नहीं। वो अमेरिका, नाटो और तालिबान विरोधियों के निशाने पर थे। काबुल में बैठी अमेरिका की समर्थित सरकार लाचार थी। अफ़गानिस्तान के एक बड़े हिस्से में कोई निज़ाम ही नहीं था, सिर्फ अपनी अपनी सत्ता कायम करने की जंग चल रही थी। ऐसी लाचारी की हालत में पश्तूनों को लगा कि इनसे बेहतर तो तालिबान राज ही था, कम से कम स्थायित्व था। उनको ये लगने लगा। अमेरिका समर्थित सरकार होने के बाद भी 21वीं सदी में काबुल के हालात ऐसे रहे जैसे लोग मध्य युग में जी रहे हों। इसके साथ ही सरकार के कामकाज से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अब तक विदेशी मदद पर चल रही अफ़गान सरकार बेअसर थी। आज भी अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी संसाधन नहीं है। भारत जैसे देशों ने ही अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए वहाँ कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया है, लेकिन अब वो बड़ा स्टेक भारत सरकार का खटाई में पड़ा हुआ है। साल 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में कदम रखा था। उस बात को 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के टकराव के बाद अमेरिका भी आखिरकार बिना कुछ हासिल किए अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है, और जिस तरीक़े से बुला रहा है, जिस हड़बड़ी में बुला रहा है, उसे भी दुनिया देख रही है। इन 20 सालों के टकराव में अमेरिका ने लगभग $2 ट्रिलियन गंवाने के साथ साथ 2300 अमेरिकी महिला और पुरुष सैनिक इस युद्ध में गंवा दिए। 20,000 से ज़्यादा उसके सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 450 ब्रिटिश सैनिक भी इसमें मारे गए, इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान के आम लोगों का। आज भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीक़े से लोग वहाँ पर, अफरा तफरी का माहौल है पूरे अफ़गानिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 के नागरिकों की मौत का व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रखना शुरू किया था 2009 से। उसके मुताबिक इस युद्ध में लगभग 1,11,000 अफ़गानी नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। रूस के बाद अब अमेरिका भी हार कर बहाने बनाता हुआ बिना कुछ हासिल किए अफ़गानिस्तान को छोड़कर चला गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका तालिबान के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर बाहर जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने अपनी सेना पूरी तरह वापस बुलाने पर सहमति जता दी है। इस समझौते के बदले तालिबान को इस बात पर राजी किया गया है कि वो अल-कायदा या किसी और चरमपंथी समूह को अपने नियंत्रण वाले इलाकों में संचालित नहीं होने देगा। इस समझौते में अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लगे प्रतिबंध हटाने और कुछ अन्य प्रतिबंधों के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का वादा किया है। साल 2001 में हारने के बाद 20 सालों में तालिबान काफ़ी आगे निकल चुका है और यहाँ तक अमेरिका को भी तालिबान को हरा पाना मुश्किल साबित हुआ। अमेरिकी सैनिकों के अफ़गानिस्तान से बाहर जाने के फैसले के बाद सबको हैरान करते हुए तालिबान ने महज कुछ सप्ताह के अंदर ही देश की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। बहुत सारी रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के मुताबिक फिलवक्त एक बार फिर
तालिबान अब लगभग 95% हिस्सों पर अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है, कब्ज़ा कर चुका है। अब काबुल पर कब्ज़े के बाद बहुत जल्द एक फिर तालिबान अफ़गानिस्तान में सरकार बनाने में सफल होने जा रहा है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने दावा किया है कि वो अपने विरोधियों को पूरी तरह से माफ़ कर देंगे और देश में अमन लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वहाँ जो बन पड़ेगा वो प्रयास करेंगे। तालिबान के लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ, तालिबानी नेताओं के बयान आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण है पूरे देश में स्थिति, कहीं कोई संघर्ष नहीं चल रहा है और हम पूरे अफ़गानिस्तान पर अब काबिज़ हो चुके हैं। हालांकि एक बात तो तय हो गई है कि बहुत जल्दी तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी नई सरकार का गठन कर लेगा और देश की शासन प्रणाली को अपने तरीक़े से चलाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तालिबान के शासन में अफ़गानिस्तान के हालात कैसे होंगे, लेकिन जो 20 साल पहले का तालिबान था, जानकार मानते हैं कि इस बार उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आगे आने वाला अफ़गानिस्तान कैसा होगा, ये तालिबान के उन तमाम जो शासन की तैयारियां हैं और जो शासन चलाने का तरीक़ा है वो उस पर निर्भर करेगा। भारत के साथ तालिबान के संबंध कैसे रहने वाले हैं, ये भारत और तालिबान सरकार के बीच बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा। करोड़ों डॉलर्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश भारत सरकार का अफ़गानिस्तान में है। कई परियोजनाओं में भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, लेकिन तमाम उन परियोजनाओं पर फ़िलहाल विराम लगा हुआ है और तब तक विराम लगा रहेगा जब तक कि सरकार, दोनों सरकारें, भारत सरकार और अफ़गानिस्तान की अब नई तालिबान सरकार के साथ किसी समझौते के तहत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक इन तमाम परियोजनाओं पर विराम लगा रहेगा और भारत की चिंताएं भी तब तक बनी रहेंगी।